हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं पूरा प्राचीन इतिहास समाप्त। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और इस वीडियो में टोटल 150 प्रश्न लिए गए हैं। तो सारे प्रश्नों को हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो ये जो आग का आविष्कार हुआ है, ये हुआ है आपका पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, नवपाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ है? तो नवपाषाण काल में आपका हुआ है पहिए का आविष्कार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो ये हो जाएगी आपकी तांबा, यानी कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो ये जो कृषि का आविष्कार है, ये हुआ है आपका नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो जो मानव ने सबसे पहले अनाज का प्रयोग किया था, तो उसका नाम है आपका जौ। ये सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6, कृषि का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो जो कृषि का सबसे पहला साक्ष्य जो है आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा है मृतकों का टीला नाम से किस प्राचीन शहर को जाना जाता है? तो मृतकों का टीला नाम से आपका जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8, भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद तथा भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इनका नाम हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फुटको, भूगर्भ वैज्ञानिक तथा पुरातत्वविद तथा भारतीय प्राग इतिहास का पिता भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में कह रहा है भारत में प्रथम मानव जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये जो प्राप्त हुआ था मानव का जीवाश्म, ये नर्मदा नदी से प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो ये जो निदेशक थे, ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये है आपका भोपाल में स्थित राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की है। अगला है आपका, नगरी सभ्यता के नाम से किसे जाना जाता है? तो नगरी सभ्यता के नाम से सिंधु सभ्यता को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? तो ये जो सर्वाधिक स्थल थे, ये गुजरात में खोजे गए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कह रहा है सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन से थे? तो जो प्रमुख बंदरगाह थे सिंधु सभ्यता के, इनमें नाम आता है लोथल और सुतकोदता का। ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के साथ साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? यहाँ दोस्तों साक्ष्य होगा, साथ नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं आपके जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो
यहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी के नाम से मानते थे। अगला है आपका 19। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो ये हो जाएगा स्वास्तिक चिन्ह, ये है आपकी हड़प्पा सभ्यता की देन। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये लोथल है, ये है आपका भोगवा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है आपका 22। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी थी? तो जो आर्यों द्वारा सभ्यता विकसित की गई थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 24। कह रहा है आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो जो आर्यों की भाषा थी तो आर्यों की संस्कृत भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 25 है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद हो जाएगा आपका ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? जो उपनिषदों की कुल संख्या है यह है आपकी 108। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। कह रहा है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडलों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है वह कौन सा मंडल है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल है, ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। इसमें कह रहा है जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो ये हो जाएगा अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का। 31 है आपका पंचविश किस वेद की ब्राह्मण हैं? तो ये हो जाएंगे सामवेद के ब्राह्मण पंचविश। क्वेश्चन नंबर 32 है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का प्रावधान किस वेद में है? तो ये हो जाएगा आपका यजुर्वेद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है वैदिक नदी अश्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो प्राचीन काल में जो अश्किनी नदी है, जो अभी चिनाब नदी है, उसको अश्किनी नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 34 है वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार किस नदी का नाम आया है? तो ये हो जाएगी आपकी सिंधु नदी जो है ये सबसे ज़्यादा बार आई है वैदिक साहित्य में। क्वेश्चन नंबर 35 है गायत्री मंत्र का मंत्र कौन से वेद से लिया गया है? तो ये जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। कह रहा है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 37 है गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था? तो इनके प्रथम गुरु का नाम था आलार कलाम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में किस नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा निरंजना
या फाल्गु नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 40। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो ये दिए थे कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और पहला उपदेश पूछा जाए तो सारनाथ और सर्वाधिक पूछा जाए तो श्रावस्ती। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। कह रहा है अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी राजगृह में, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीत जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। और ये कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी? ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया था? तो ये जो बौद्ध धर्म था ये बटा था आपका 2 भागों में। पहला था आपका हीनयान और दूसरा महायान। तो ये 2 भागों में बटा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो ये त्रिरत्न हो जाएंगे बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ। तो त्रिरत्नों की संख्या है 3। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। अगला है आपका बोध गया में बोधि वृक्ष को किसने नष्ट किया था? तो इसका हो जाएगा आंसर जो बोधि गया में बोधि वृक्ष था इसको शशांक ने नष्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है 48, कह रहा है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका महावीर स्वामी। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24वें जो हैं वो है महावीर स्वामी। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 49, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो ये हो जाएगा आपकी त्रिशला महावीर स्वामी की माता का नाम था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आपको अगर पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा साल वृक्ष। तो साल वृक्ष के नीचे हुई थी। और नदी कौन सी थी? तो नदी थी ऋजुपालिका नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 51, कह रहा है महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्राकृत भाषा में महावीर ने अपना उपदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 52 है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी को किस नाम से जाना जाता है? तो जो इनकी जीवनी है इसे कल्पसूत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। 54 में कह रहा है आपका इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? तो इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 55, कह रहा है ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो ईसाई धर्म का जो ग्रंथ है ये है बाइबिल। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था? तो मोहम्मद साहब के जो पिता थे उनका नाम था अब्दुल्ला।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। 57 कह रहा है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। 58 है आपका, बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह या गिरिब्रिज में बनाई थी। अगला है आपका अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो जो अजातशत्रु था इसका नाम था उपनाम कुड़िक। तो अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से भी जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। 61 है हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम राजा जो था वो था नाग दशक। क्वेश्चन नंबर 62 है शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग वंश की स्थापना की थी शिशुनाग ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 है, कह रहा है कालाशोक किसका उत्तराधिकारी था जिसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में बनाया? तो जो ये कालाशोक था ये शिशुनाग का उत्तराधिकारी था और उसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में बनाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। कह रहा है शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक था घनानंद। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63, कह रहा है कालाशोक किसका उत्तराधिकारी था जिसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में बनाया था? तो ये तो आपका हो चुका है शिशुनाग, और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन, और नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्म नंद था, लेकिन आपको अभी बताया गया था घनानंद। तो ये हो जाएगा आपका गलत आंसर, और आपका जो सही आंसर है नंद वंश का जो संस्थापक था वो था आपका ये महापद्म नंद था। आगे बढ़ते हैं तो 65 का आंसर सही होगा महापद्म नंद। 66 है आपका जो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक हो जाएगा घनानंद। उसके बाद जो 67 क्वेश्चन है ये कह रहा है घनानंद किसके समकालीन था? तो घनानंद जो था ये था सिकंदर के समकालीन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। कह रहा है सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो जो सिकंदर के पिता थे इनका नाम था फिलिप। क्वेश्चन नंबर 70 है सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। क्वेश्चन नंबर 71 है सिकंदर का सेनापति कौन था? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा सिकंदर का सेनापति जो था वो था सेल्यूकस निकेटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। हाइडेस्पीस या झेलम या बितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के मध्य लड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर तथा पंजाब का शासक पोरस, इन दोनों के मध्य हाइडेस्पीस या झेलम या बितस्ता नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 73 है सिकंदर की सेना किस नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर वापस लौट गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यास नदी। तो ब्यास नदी के किनारे से सिकंदर की सेना वापस लौट गई थी। अगला है आपका सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। क्वेश्चन नंबर 75 है मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो मौर्य वंश का संस्थापक था ये था चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 76 है चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? तो चाणक्य ने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र
और जो राजनीति से संबंधित थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की थी। चाणक्य को अन्य नाम से भी जानते हैं। चाणक्य का अन्य नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में किसे हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। क्वेश्चन नंबर 79 79 है। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी जो थी वो थी कार्नेलिया, और जो कार्नेलिया थी वो सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। कह रहा है मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 81 है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 82 है। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था? तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था? तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 84 है। तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था? तो बिंदुसार ने सुसीम और अशोक को तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 85। कह रहा है अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो अशोक जो था ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 86 है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था। क्वेश्चन नंबर 87 है। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। अगला है आपका 88। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले किसने किया? तो जो शिलालेखों का प्रचलन था ये अशोक ने सबसे पहले किया। क्वेश्चन नंबर 89। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो जो ये लिपि है ये है आपकी ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ये सभी लिपि का अशोक के शिलालेखों में उपयोग हुआ है। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा पादरेटी फैनथेलर, जिन्होंने अशोक के शिलालेखों की खोज की और कब की थी? 1750 ईस्वी में। अगला है आपका अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में किसने पढ़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिसेप, जिसने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा। और कब पढ़ा? ये 1837 ईस्वी में पढ़ा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। कह रहा है अशोक का पहला शिलालेख किससे संबंधित है? तो अशोक के पहले शिलालेख में पशुबल की निंदा की गई है। 93 है आपका। कह रहा है अशोक ने अपने किस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा अशोक का चौथा अभिलेख, जिसमें अशोक ने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की है, और इनकी कुल संख्या जो है वो है 14। अगला है आपका किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है? तो ये हो जाएगा आपका 13वां शिलालेख, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95। कह रहा है कौशाम्बी अभिलेख को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका रानी का अभिलेख।
यानी कि कौशाम्बी अभिलेख को रानी के अभिलेख के नाम से जाना जाता है। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो 7वां अभिलेख है, ये सबसे लंबा अभिलेख है। अगला है आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अगला क्वेश्चन है 98, कह रहा है शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 99 है शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। अब क्वेश्चन नंबर 100 है, तो इसमें कह रहा है पुष्यमित्र शुंग ने किस इंडो यूनानी शासक को पराजित किया था? तो इसका नाम हो जाएगा आपका मिनांडर। जो मिनांडर था ये एक इंडो यूनानी शासक था जिसे पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। तो आप दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, तो एक बार फिर से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने भरहूत जो स्तूप था इसका निर्माण करवाया था। अगला है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। क्वेश्चन नंबर है आपका 103, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? ये दोस्तों इसको क्या पढ़ा जाएगा? कण्व ही पढ़ा जाएगा हमारे हिसाब से। तो इसका आंसर हो जाएगा वासुदेव था। कण्व वंश का संस्थापक कण्व वासुदेव था। आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 104 है, तो कह रहा है कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जो सुशर्मा था, ये अंतिम राजा था। क्वेश्चन नंबर 105 है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो सातवाहन वंश था इसकी स्थापना की थी सिमुख ने। क्वेश्चन नंबर 106 है, सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो इन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की थी, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 107, हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात कौन था? तो ये जो सबसे विख्यात था ये था मिनांडर, और ये एक था हिंद यूनानी शासक। आगे बढ़ते हैं, मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर का संग्रह किस पुस्तक में है? तो इस पुस्तक का नाम हो जाएगा मिलिंद पन्हो, जिसमें मिनांडर ने प्रश्न पूछे हैं और मिनांडर के गुरु थे नागसेन, जिन्होंने उत्तर दिया है। और उन प्रश्न और उत्तर का संग्रह जिस पुस्तक में है उसका नाम है मिलिंद पन्हो। अगला है आपका हिंदी यूनानी शासकों में भारत में यूनान की कौन सी प्राचीन कला चलाई? तो ये जो कला थी इसका नाम था हेलेनिस्टिक आर्ट। ये हिंदी यूनानी शासकों ने भारत में यूनान की कला चलाई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। कह रहा है शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये शक थे ये मध्य एशिया के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है आपका 111, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से कौन सा संवत चलाया गया? तो ये हो जाएगा विक्रम संवत। ये विक्रम संवत जो है ये शकों के विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 112 है, शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो सबसे प्रतापी राजा था रुद्रदामन प्रथम। ये शकों का सबसे प्रतापी राजा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुजुल कड़फिसेस। ये कुषाण वंश का संस्थापक था। अगला है आपका कनिष्क ने 78 ईस्वी में कौन सा संवत चलाया? तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में
शक संवत चलाया था। क्वेश्चन नंबर 115 है, चरक संहिता की रचना किसने की? चरक संहिता की रचना चरक के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। कह रहा है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन हो जाएगा नागार्जुन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 117, कह रहा है श्रीगुप्त किस वंश का संस्थापक था? इसका आंसर हो जाएगा गुप्त साम्राज्य था। इसका संस्थापक था आपका श्रीगुप्त। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 है, कह रहा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था उसका नाम था हरिसेन। अगला है 121, कविराज के नाम से किसे जाना जाता है? तो कविराज के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 122 है क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय था ये समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला है आपका 125, कह रहा है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक हो जाएगा विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 126 है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। 127 है आपका, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था पुष्यभूति। अगला हो जाएगा आपका 128, कह रहा है नर्मदा नदी के तट पर हर्ष और किस राजा के बीच युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी, यानी कि हार हुई थी? तो उस राजा का नाम था पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय और हर्ष के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। 129 है, चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग जो था, हुएनसांग ये भारत आया था। और हुएनसांग ये आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 130, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो इनका नाम हो जाएगा, जो बाणभट्ट थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 131 है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो अगर आपसे पल्लव वंश का संस्थापक पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सिंह विष्णु, ये पल्लव वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 132 है, करार्ताजुनियम किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारवी। तो करार्ताजुनियम है ये भारवी की रचना है। आगे बढ़ते हैं 133, वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो वातापी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम के पास थी। अगला है आपका 134, नरसिंह वर्मन प्रथम ने किन मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिरों का निर्माण करवाया जिनकी संख्या है 7। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था जिनकी संख्या 7 है। आगे बढ़ते हैं 135 क्वेश्चन की तरफ।
कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। अगला है 136, दश कुमार चरित के लेखक कौन हैं? तो दश कुमार चरित ये जो रचना है इसके लेखक हैं दंडी। आगे बढ़ते हैं 137, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग, ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। अगला है जयसिंह ने किस वंश की स्थापना की थी? तो जयसिंह ने चालुक्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका 139, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशन द्वितीय। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 140, चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय, ये चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। 141 है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक हो जाएगा गोपाल। उसके बाद 142 है, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो पाल वंश का सबसे महान शासक हो जाएगा धर्मपाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143, कह रहा है धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। अगला है आपका सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। 145 है, सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो सेन वंश की राजधानी नदिया यानी लखनऊ की थी। आगे बढ़ते हैं 146 क्वेश्चन है आपका, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। 147 है, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मिहिर भोज, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। अगला है आपका 148, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमर नरेश अनंगपाल ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे और कोई भी यूज़फुल वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।